चलते चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। मुझे देखने वो मुड़ा भी था, मैं ही साथ उसके न चल सकी। नहीं रुक सका कोई राह एक, और मंजिलों पे पहुंच गया। मैं सड़क थी मुझसे गुजर गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। नमस्कार, मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष, आज की होस्ट, आपकी दोस्त। आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाह रही हूँ जो सड़क की भांति एक जगह ठहर जाते हैं और उनसे सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक माँ होती है, जैसे सड़क होती है, जैसे एक शिक्षिका होती है, शिक्षक होते हैं, वो अब हजारों लाखों बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं सीख के। लेकिन वो शिक्षिका, वो शिक्षक, वो वहीं रहता है, वो सड़क वहीं रहती है और अपने से गुजरने वाले लोगों को, अपने माध्यम से, अपने पास से गुजरने वाले लोगों को राह दिखाकर वही खड़ी रहती है और खुश होती है कि मुझसे सीखे हुए लोग आज जीवन में अलग अलग विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा समाज को दे रहे हैं, कुछ अच्छा परिवार को दे रहे हैं। तो आज आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये शायरा, ये कवित्री आज कैसे एक शिक्षिका की बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ हैं सुनीता राजीव जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतस से अंतस तक की इस यात्रा में। आपका स्वागत है। मैं दर्शकों को बता रही थी, अंतस के श्रोताओं को बता रही थी कि जो सुनीता राजीव जी हैं, मुख्यतः वो एक शिक्षिका हैं, लेकिन शिक्षिका के साथ एक बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी भी हैं। वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो एक कवि भी हैं, एक लेखिका भी हैं, शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता भी हैं और बच्चों को सुरक्षा का ज्ञान देने वाली एक प्यारी सी उनकी शिक्षिका भी हैं। साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए काम करने वाली भी एक महिला हैं और मातृशक्ति के माध्यम से हमारे समाज को सकारात्मक संस्कारों को देने वाली एक महिला है। मैं और भी कितने न जाने गुण हैं उनके, मैं ऐसी सुनीता राजीव जी को अंतस के पटल पर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना सम्मान दिया है आपने और इतने प्यार से जो आमंत्रण मिला है, और एक जो ये नायाब आपकी जो पहल है उससे तो मैं पहले ही इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। तो बहुत धन्यवाद आज की शाम मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम में आने पर। जी सुनीता जी, जितनी खुशी आपको है उससे अधिक खुशी मुझे है, क्योंकि अभी तक हमने अंतस के इस यात्रा में, अंतस से अंतस तक की इस साक्षात्कारों की यात्रा में एक व्यवसायी जो कवि भी हैं, शायर भी हैं और एक संस्था के संस्थापक भी हैं, उनसे परिचय कराया। फिर हमने एक व्यवसायी, एक और जिन्होंने गजल को अपना, जिस काव्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व पर परिचय करवाया। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करा रहे हैं आपके माध्यम से, जो शिक्षिका पहले हैं, कवि साथ में हैं और संगीतज्ञ उसके और भी साथ में है। तो एक जिसे कहते हैं ना, बेस्ट मिक्स है आज हमारे साथ। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आपकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और इस जिसे कहते हैं रोचक साक्षात्कार को एक अपने जीवन में शिक्षा लेने के लिए, अपने जीवन में अपना ध्येय स्थापित करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। बहुत तो बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सुनीता जी, मैं साक्षात्कार कर रही हूँ, मैं कम बोलूंगी, हम आपको अधिक सुनेंगे। सबसे पहले जी मैं चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो पालना यानी बचपन, बचपन में आपको ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपने बाल्यकाल के बारे में कुछ बताएं, अपने परिवेश के बारे में कुछ बताएं, कुछ माता पिता, कुछ आरंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। तो पूनम जी, ऐसा रहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मेरी माता जी पंजाब से आई हुई रिफ्यूजी थी और रिफ्यूजी कैंप में थी, और मेरे पिताजी उसी रिफ्यूजी कैंप में वॉलंटियर थे। जी। और मेरे पिताजी भी हैं बिहार स्टेट से, और माता जी बिल्कुल खालिस पंजाबन गोरी चिट्टी। तो आप सोचिए कि उनका मिलन होना तो बहुत ही, मतलब उस समय तो अब सोचने के बियॉन्ड बात थी। लेकिन 14 साल उन्होंने जो इंतजार किया मेरे पिताजी ने, तो दोनों का जो विवाह हुआ, हम लोग की
हमारे पास जो मैं अब जिस समय मैं पैदा हुई तो मेरे पास अपने दोनों कल्चर्स का एक ऐसा ब्यूटीफुल समन्वय था, एक इतना खूबसूरत समन्वय था मेरे पास कि पंजाब की पूरी लहर बहर वाली संस्कृति और बिहार की जो प्रगाढ़ इंटेलेक्चुअल धरोहर जिसको बोलते हैं, ये दोनों हमें विरासत में मिली। और इसके साथ ही साथ माता जी का हिंदी में बहुत बढ़िया आधिपत्य था। वो निर्गुण संप्रदाय के कवि और इस सब में अपनी डॉक्टरेट भी कंप्लीट कर रही थी। पिताजी का इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा अच्छा दखल था। तो यूँ समझिए कि बचपन से ही हमने बचपन में अगर खाना अच्छा बना है तो लोग कहते हैं ना कि खाना बढ़िया बना है, तो आज सुरन मोहे दीन नहारा, हमने तो ऐसे सुना। क्या बात बात में बढ़िया सुनी है, बात बात में सेवैयां सुनी है, और कभी एक भी पंक्ति में माता जी अड़ जाए तो उसकी पूर्ति पिताजी करते। तो हमारे जो घर का माहौल था वो इतना लिटरेरी रहा कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये कुछ नायाब है। मुझे लगा ऐसा ही सभी घरों में होता। ये तो बाद में जिस समय बड़े होने पे लगा कि नहीं, जो मेरे पास है शायद कम लोगों के पास है जिनके पास ऐसा लक है। तो ऐसे ही रहा मोदी नगर में पैदाइश, लेकिन यूं कहें भारत भ्रमण दिल्ली में हम लोग ज्यादातर रहे। रामजिस से स्कूलिंग किया है, कॉलेज लेडी ब्रेबन कैलकाटा, और उसके बाद शादी होने के बाद फिर दिल्ली। तो बस ये सफर है छोटा सा, मगर इसमें कला की प्रति रुचि करना। और जब मेरे पिताजी 800 रुपये कमाते थे पूनम जी, उस समय मेरी माँ 100 रुपया इस बात पे खर्च करती थी कि मेरी बेटी को संगीत की तालीम मिले। ये मुझे बड़े होने पे एहसास हुआ कि वो जो 10 किलो आटा कंधे पर ढो के लाती थी दुकान से, कि उनको रिक्शे का किराया ना देना पड़े। और उस समय वो 100 रुपए मेरी म्यूजिक टीचर के लिए अलग रखती थी। बहुत तो बड़ी बात है आप जी। देखें कि कितनी उनके अंदर प्रायोरिटी थी कि मुझे अपने बच्चों में गुण भरने और कभी खाली नहीं बैठने दिया। तो इस शायद उन्हीं की मेहनत है जो हम आज जो भी है, तो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जी। माता पिता का तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना योगदान होता ही है। जी जैसे जी जिसे कहते हैं ना भगवान तो बना के भेज देता है, यहाँ पालते माता पिता हैं। और जबकि दो जुड़वा बच्चे हों, उनके संस्कार भी अलग हो जाते हैं उन्हीं माता पिता के साथ, उन्हीं उसी परिवेश में, क्योंकि वो कुछ जीन्स अलग लाए होते हैं। तो आपके जीन्स कुछ अलग ही रहे होंगे बिल्कुल। जो मैं ये सोचती हूँ कि आप, जैसे कि मुझे मालूम है आप अंग्रेजी की शिक्षिका हैं, लेकिन हिंदी इतनी प्यारी बोलती हैं, तो कुछ इस बारे में बताएं कि ये हिंदी का जो इतना शुद्ध रूप आपके मुख से उच्चरित होता है वो कैसे है? जी जी, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। तो इंग्लिश का बैकग्राउंड ये था, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें घर में एक माहौल, लिटरेरी माहौल मिला, और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इन दोनों भाषाओं में कोई भी कुछ जुड़ाव नहीं है, ऐसा कभी लगा नहीं। लेकिन एक मजे की बात ये थी कि मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही पता चला था कि मेरी माता जी को कॉलेज से निष्कासित किया गया था। और किस अच्छा। लिए निष्कासित किया गया था कि वो अंग्रेजी की क्लास में, क्योंकि वो कॉलेज में थी और उसमें अंग्रेज प्रोफेसर होते थे, हम्म। एंड शी वुड नॉट से प्रेजेंट सर, वो कहती थी उपस्थित श्रीमान। अच्छा। और इसी बात पे वो उनको देख के वार्निंग्स मिली, जब वो नहीं मानी तो उनको हम्म। 15 दिन के लिए कॉलेज से निष्कासित किया गया इस बात का। लेकिन इस बात का उन्हें बड़ा गर्व था कि मैंने उपस्थित श्रीमान ही बोला, मैंने प्रेजेंट सर नहीं बोला। तो रीजन बताया गया, उन्होंने रीजन जब पूछा गया, उन्होंने तो ये कहा कि आप मेरे देश की जमीन पे खड़े हैं, मैं आपके देश की जमीन पे नहीं खड़ी हुई। इतना उनके अंदर उस समय तो देशभक्ति की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो हमारे अंदर कवियों के लिए प्रेम, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, ये तो हमने ऐसे सुनी। और शाम का समय जो संध्या वंदन होता है, जिसके लिए मुझे संगीत सिखाया गया था, ये सारे हमने शाम को ऐसे गाए हैं क्योंकि वो हमें किसी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा लगे ही नहीं। और वो अच्छा। इतने प्रिय होते थे, जैसे इंसान को अपनी माता प्रिय होती है, ऐसे ये साहित्य प्रिय था। और उसको बोलने में, रोकने में माँ का काफी हाथ था। तो लेकिन जैसे बड़े हुए, मेरा लिटरेचर की तरफ बहुत शौक। तो मेरी माता जी का ये कहना था, माती कहती हूँ मैं उनको, उनका हाँ, ये कहना था कि दूसरे की भाषा सीखो, अंग्रेज की भाषा सीखो, और उनके किले पर अपना परचम फैलाओ। तो क्या उनकी बात बड़ी है, हंसी क्या बात है, क्या बात है, कि क्या बात है। तुम्हें बुलाया जाए उनकी भाषा सिखाने के लिए, ये मेरी विजय होगी। मतलब उनका ये साइलेंट, आप जो भी कह लीजिए उसको, ये उनका तरीका था कि भी मुझे अपना जो है अपने अपने देश में ये हासिल करना है। तो यही रहा। जिस समय कॉलेज के लिए उन्होंने कहा तुम अब यू फ्री, जो तुम्हें लेना है तुम ले सकती हो। मैंने इंग्लिश लिटरेचर का चयन किया और वो बहुत खुश हुई। और उन्होंने कहा कि तुम इसको कहीं जोड़ सकती हो। और अब पूनम जी, मैंने जब शेक्सपियर पढ़ा है, जी। और treat thou felt and hold them to your heart with the hoops of steel, ये हैमलेट की एक उक्ति है जिसपे वो ये बता रहे हैं कि अपने मित्र को लोहे की जंजीर से दिल में बांध के रखो। तो क्या मैंने उसको रामायण से इतनी सरलता से जोड़ा है, जे न मित्र सम होई दुधारी।
तिनहि बिलोकत पातक धारे। तो मेरे पास ये जो एक धरोहर रही हिंदी साहित्य की और अंग्रेजी साहित्य की, इसको जोड़ने में मुझे बिल्कुल कहीं पे भी दिक्कत नहीं लगी। तो जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, अभी भी पढ़ाती हूँ, तो उनको दोनों तरह के लिटरेचर का स्वाद एक साथ दे पाती हूँ। लेकिन दिल से हमेशा ये पेन रहा कि हमारे देश में हमारी भाषा की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए। और ये तकलीफ शायद अनुवांशिक भी कह सकते हैं आप, जो समझ आसपास आप समाज देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, अंग्रेजी की ट्रेनिंग मैंने खुद दी है, खुद ली भी है, मगर ये तकलीफ होती है कि हिंदी के लिए वो प्रेम जो स्वाभाविक तौर से होना चाहिए वो बच्चों में नहीं है, या उन पेरेंट्स में भी नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल का तो है, वो अंग्रेजी बोलना सीख जाए, लेकिन उनको भी ये चिंता नहीं होती कि वो हिंदी भी ठीक से बोल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से जो सहमत हूँ जी। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे से देखा है कि जैसे अभी कोई विदेश जाए तो वो चाहते हैं कि पहले वहाँ की भाषा सीख लें, हिंदी तो आती रहेगी, और हिंदी कहीं पीछे छूट जाती है और बच्चे फिर भूल भी जाते हैं। तो जबकि होना यह चाहिए कि जो हिंदी है वो आपका, क्योंकि आपकी मातृभाषा रही है, आपके देश की भाषा रही है, तो वो तो इतनी सुघड़ जिसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छी सी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके साथ आप जितनी मर्जी भाषाएं सीखिए। चलिए, बहुत अच्छी सी बात हम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं चाहती हूँ कि हम हिंदी के साथ साथ, जैसे कि आपने बताया मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आप शिक्षण में कैसे आई? शिक्षण में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य ये रहा कि शादी के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं थी। इनफैक्ट वन ऑफ द कंडीशंस जो मैंने अपनी माता जी के सामने रखी थी कि मुझे वहां शादी में मैं करना चाहूंगी जहां मुझसे कोई नौकरी ना कराए। तो ऐसा कह करके मैंने शुरुआत की थी, लेकिन बिटिया होने के बाद, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी छोटी है, तो उसका दोनों के साथ मैंने खूबी वक्त बड़ा, जैसे हमारी माता ने बहुत गढ़ के म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी हो या आर्ट हो, सब में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाया। मैंने दोनों बच्चों को दिलवाया। तो छोटी बेटी की टीचर हैं अमिता मागो, ये एल्कॉन पब्लिक स्कूल की एक बड़ी प्रतिष्ठित वेटरन टीचर हैं। तो अच्छा, उनका एल्कॉन स्कूल की। एल्कॉन पब्लिक स्कूल में, और उन्होंने कहा कि मुझे, मेरा अभी डिलीवरी एकदम पास में है, क्या तो आप 2-3 महीने के लिए मेरी क्लास को संभाल लेंगे, जस्ट फॉर अ टेम्पररी जॉब। और मैंने उस समय सरलता में हाँ कहा। मैंने कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन करती हैं, बहुत अच्छे से उसको गाने आते हैं, छोटी छोटी कविताएं आप लिख लिख के दे देती हैं, तो क्या आप मेरी क्लास को देख लेंगे। और उनसे मिलना जुलना होता ही था पीटीएम्स में। तो मैंने उस समय हाँ कहा, और 3 महीने की मैंने जो पहली शुरुआत की, तो वो मैं उसका श्रेय जॉब का उनको दूंगी। तो उसके बाद जब मेरा मन थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, तो उन्होंने भी कहा कि घर बैठ के क्या करना, थोड़ा सा जो गुण है उसको बच्चों में बांटो, उसको बच्चों के साथ शेयर करो। तो कहाँ एक बच्चे पे ट्राई कर रहे हो, आप सब बच्चों के साथ शेयर करो। और जो हमारी हेड थी मिसेस शांता सेन, उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया, मुझे मित्र बड़े अच्छे मिले। सुजाता भी उसी स्कूल में थी, तो वो हमेशा इन सबकी इनकरेजमेंट से मुझ में अंदर वो हिम्मत है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद तो सिलसिला जो शुरू हुआ, तो 10 साल मैंने पूरे नर्सरी प्रेप को वहाँ पढ़ाया है एल्कॉन पब्लिक स्कूल में। और इसी ये जो कारवां है वो तो शुरुआत हुआ 1997 में, if I remember well। जी जी सुनीता जी, बिल्कुल, एल्कॉन पब्लिक स्कूल में आप पढ़ाना शुरू किया, और मैं इस बात से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, इत्तेफाक रखती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे भी जब छोटी बेटी को जब मैंने डीपीएस में एंट्रेंस दिलाने के लिए भेजा, तो प्रिंसिपल ने कहा आप क्यों नहीं पढ़ा लेती। बस वो स्कूल इतना दूर था तो मैंने वहां नहीं पढ़ाया, जबकि पहले माउंट कार्मल स्कूल में बहुत पढ़ाया। तो एक पढ़ाने की बात से मुझे एक शेर याद आता है। हमारी बहुत अच्छी शायरा है बरेली की, सिया सचदेव। उन्होंने कहा था कि ऐसे चराग इल्म जलाएंगे एक दिन, ऐसे चराग इल्म जलाएंगे एक दिन, सारी जहालतों को मिटाएंगे एक दिन। क्या बात। तो शिक्षिका का तो काम ही है पढ़ाना और अंधेरों को दूर भगाना। जैसे कि विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो और मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है आपने ये सारे ही काम किए हैं। थोड़ा सा अपने अपने प्री प्राइमरी स्कूल के जो आपका हेडमिस्ट्रेस का रहा रोल, उससे आप मिडिल स्कूल में कैसे आई, मिडिल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस कैसे बनी, और अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए आपने क्या क्या किया, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। जी जी जरूर।
सो 2007 में मैंने अप्लाई किया था इन्हीं के सेम मैनेजमेंट के अंदर, दूसरा स्कूल है अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, और वहाँ पे मैंने 2007 में अप्लाई किया। मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के लिए हो गया था, और वहाँ मैंने बिल्कुल तन मन धन से, जिसको बोलते हैं कि अंग्रेजी, बिल्कुल 6, 7, 8 को बढ़िया से पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि घर में मैं कोचिंग दे ही रही थी बच्चों को, और मैं काफी सरलता से उनको काफी चीजें करा सकती थी। मेरी जो छत्र छाया रही डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, जो हमारे उस समय के प्रिंसिपल, इस समय के डायरेक्टर ऑफ अल्कॉन स्कूल्स हैं, उनकी खूबसूरती ये हमेशा है और थी भी कि वो अपने टीचर्स को एक्सपेरिमेंटेशन की आज़ादी पूरी देते हैं, इनोवेशन की आज़ादी पूरी देते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग, वो आपको पूरी आज़ादी देंगे कि जरूर ट्राई कीजिए, और आपको इनकरेज भी करेंगे। और अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है तो उसका वो पूरा आपको रिकॉग्निशन या उसका सम्मान आपको पूरा मिलेगा। ये जो दो क्वालिटीज हैं उनकी ऐसी विलक्षण है कि कितने ही टीचर्स को वो गढ़ चुके हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो इंग्लिश में मैं जिस समय कर रही थी, तो मैं अपनी क्लास में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती। बच्चे कुछ बड़े सफल होते, कुछ असफल नहीं भी होते। एक छोटे से एग्जाम्पल है, पोइट्री में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है ना, तो पोइट्री में उनको जरा मजा नहीं आता, उनको लगता है कविता तो मतलब बड़े मुश्किल चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने, डॉक्टर पांडे ने, उस समय हमें 2 स्लाइड्स में वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स की स्लाइड्स दिखाई, जिसमें चित्र थे। जी जी। अब वो बात मुझे ऐसे ही घर कर गई कि देखिए 2 स्लाइड्स में मुझे वो 2 लाइंस रट गई, और उसी को आधार बना करके मैंने फिर उसके बाद जितनी भी पोएट्री थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी फेमस पोएम है, जी जी। और इसको कंप्लीटली चित्र में परिवर्तित कर दिया। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो देख सकते हैं, वहाँ हर लाइन पर एक चित्र है, क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट पोएम है और बच्चों को याद रखना, समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, वे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये एक ऐसा भारी भरकम लाइन लगेगी किसी भी पढ़ने वाले को, मगर 3 चित्रों के माध्यम से वो यूं समझ में आ जाता। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन जब मैं करती थी, मुझे पूरी छूट मिलती थी और पूरा इंकरेजमेंट पूरी मिलती थी। इनफैक्ट मेरा नाम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सर ने दिया, और वहीं पे अपने पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने अपना पहला अवार्ड जिंदगी का, गीता राघवन अवार्ड बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मिल गया मुझे। क्या बात है, हाँ बधाई जी। हो आपको जी। और उन्हीं के इंकरेजमेंट पे चलते हुए ऑल इंडिया लेवल पे भी मुझे 2013 में बेस्ट इंग्लिश टीचर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, चेन्नई में, उस समय के गवर्नर डॉक्टर रोसैया के हाथों। तो ये देखिए, जब किसी शिक्षिका को आप इंकरेजमेंट पूरी दें, उनको सामने आने का मौका दें, और उनको जो दिल से करके बच्चों से जुड़ाव करने का मौका दें, तो मुझे लगता है किसी भी शिक्षिका के लिए कुछ भी हासिल करना असंभव है ही नहीं, और कोई भी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। तो बस इसके बाद यही था कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में ये मेरा रहा कि मैं अपनी क्लास में जो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बाकी क्लासेस तक कैसे पहुंचाऊं। तो एक बार पापा से जब बात हो रही थी, तो पापा ने कहा कि व्हाट यू आर डूइंग, आप अपनी क्लास में कर रहे हो, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पर हो तो आप बाकी टीचर्स को ट्रेन कर सकते हो। तो मैंने टीचर टू ट्रेनर का कोर्स किया नायर यूनिवर्सिटी से, और ये भी सर के ही इनकरेजमेंट थी कि मैं वहाँ पे नायर यूनिवर्सिटी में मेरा नाम सिलेक्ट हुआ, और क्योंकि पूरी इंडिया से एक कैंडिडेट था, मुझे सिलेक्शन होने पर, वो कोर्स करने पर मुझे टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे करनी है उसकी तालीम मिली, और फिर तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और फिर मुझे ये AHM ऑफ प्री प्राइमरी का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिला, ये था 2013 में। और उसके बाद 6 साल के बाद मिडिल स्कूल में, क्योंकि यहाँ की भी हमारी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो दूसरी जगह हेड ऑफ स्कूल होके गई, पोस्ट खाली हुई, मैंने अप्लाई किया, एंड देन आई गॉट दिस पोजीशन, क्योंकि सक्सेसफुल हो रहा था सब कुछ इसलिए। जी जी सुनीता जी, तो लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं जो आपको राह दिखाते हैं। उन्होंने आपको राह दिखाई, आपके पापा ने, आपके जो सीनियर रहे, जैसे आपने अशोक पांडे जी की बात की, तो मुझे लगता है मैं भी उन्हें अभी मिली हूँ कभी किसी प्रोग्राम में, कविता के प्रोग्राम में मिली तो हूँ। इंटरनेशनल फिगर है इसमें, बिल्कुल। सर की बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं, कविता में, साहित्य में उनका बहुत बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो आप अभी एल्कॉन पब्लिक स्कूल में है कि एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में? एल्कॉन इंटरनेशनल में हूँ इस समय में, और और मिडिल स्कूल जी। वेरी गुड। तो देखिए, जीवन का नाम है कि आप लोगों को भी सिखा रही हैं और आप खुद भी सीखती हुई चल रही हैं, और ये जो बिल्कुल। सीखने का क्रम है ये हमारी जिंदगी में हमेशा ही अनवरत चलता रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हम ऐसे मैं बिल्कुल याद करती हूँ हमारे डॉक्टर कुंवर बेजान जी को, जिन्होंने कहा था कि नदिया की तरह बहते रहें, आज जो रुका वो चुका। तो जब तो बहना, और जिसे कहते हैं बहते रहेंगे तो आप
अपने साथ बहुत कुछ लेके चलेंगे और अच्छी चीजें लेके चलेंगे, और जो लेंगे वो दुनिया को देंगे भी, समाज को देंगे। तो एक चीज मैं यही एक, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का नाम आया है, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ कविता के बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी, क्योंकि हम कविता के परिपेक्ष में आपस में मिले थे कविता के संदर्भ में एक प्रोग्राम में जिसमें आप संचालन कर रही थी, शायद न्यू था, मे आई हेल्प यू। हाँ जी, हाँ तो जी, जी हाँ, तो मुझे उसके बारे में बताएं कि कविता आपके जीवन में ये रस कैसे आया आपके जीवन तो कविता लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। छोटी छोटी तब तो कविताएं लिखी गई। मैंने गीत लिखने से शुरुआत की। में? जन्माष्टमी में बहुत सुंदर एक पूरा रास मेरी माँ तैयार करवाती थी, 60 बच्चों को लेकर के। उसके लिए कई रास वाले भजन लिखने, क्योंकि हर चीज आपको रेडीमेड नहीं मिलती, और हाँ, उस समय इतने ज्यादा फिल्मी गाने भी कुछ गिने चुने हुआ करते थे, तो उस समय गीत लिखना, तो जो मेरे म्यूजिक टीचर थे वो उसको कंपोज करते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और शुरुआत का ये रहा कि मुझे, जैसे अब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए गीत लिखना बड़ा मजा आता था। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए गीत लिखना मजा आता था। छोटी छोटी बातें, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक भी कोई भी चीज आप सॉन्ग में कर दीजिए तो बड़ी जल्दी सीखते हैं। एक तो ये था। दूसरा, जो आपके अंदर किसी भी कवि की जो कविता होती है ना, उसकी जो स्याही है कलम की, वो उसके दिल के खून से निकलती है। वो अपनी जो कलम डुबाता है ना, वो कहीं बाहर किसी दवात में नहीं डुबाता है, वो अपने कलेजे में डुबाता है। तो जो आपको अंदर से आंदोलित करता है, जो आपको अंदर से पूरी तरह से मथ देता है, उस मंथन का जो निकल करके रिजल्ट सामने आता है, वो कविता जो होती है। नवनीत सामने जैसे आता है जी, जी जो बिल्कुल जो गीत आता है। हाँ, जो नवनीत निकल के आता है, बिल्कुल हम उस नवनीत का जो है स्वाद लेना चाहेंगे। आपकी और कलम से निकली कोई कविता जो आप हमें सुनाना चाहें। मैं आपको, जैसे आपकी बात पे मुझे याद है, 2 lines which I had written is, the poems are born from the womb of pain, राइट, until there राइट is no राइट। loss there is no gain। तो वही वाली बात है। मैं आपको दो एक पंक्ति गजल की सुना देती हूँ, क्योंकि उसमें सच्चाई भी है और उसके अंदर एक संदेश भी है। जी बिल्कुल, बाकी तो मेरे ब्लॉग पे सब है ही है, आपको सॉरी। यदा करा तुमको मिलता हाँ ही है। बिल्कुल। तो हाँ सलीब, हाँ, मैं जी एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे हम इस संवाद को, इस वार्ता को समाप्त करने की ओर अग्रसर होंगे, तो आप अपने कुछ ब्लॉग्स के बारे में, अपने जो आपके इंग्लिश और हिंदी के ब्लॉग्स हैं, जो ट्विटर हैंडल है, उसके बारे में कुछ वर्बली बता दीजिएगा। हम जी जी जरूर सर, इसको आगे, मतलब लोगों मैं तक लिंक्स पहुंचना चाहिए जी। जरूर। तो ये जो हम जिसको क्रॉस बोलते हैं, क्राइस्ट का क्रॉस होता है, वो इट इज अ क्रॉस, जो सलीब जिसको कहा जाता है, अगर हिंदी में कहें तो उसको हम सलीब कहेंगे। तो हर इंसान अपना सलीब खुद उठाता है, कोई और आपका सलीब नहीं उठाएगा। क्राइस्ट की भी अगर आप कहानी देखें तो उनका जो सलीब है उन्होंने खुद ही उठाया। तो इसी पे मैंने 2 पंक्तियां गजल की लिखी हैं। हर एक शख्स सलीब अपना खुद उठा के चले, जो दिल में दर्द हो तो भी वो मुस्कुरा के चले। हर एक शख्स चलिए जो राह में साया भी अगर साथ न दे, अपनी तन्हाई को, अपनी तन्हाई को कि हम सफर बना के चले। हर एक शख्स नहीं जो मिलता अपनों से भी सहारा, कोई वजूद अपना, वजूद अपना संभाले और सर उठा के चले। क्या हर एक क्या बात, शख्स। क्या बात, क्या बात है। तो यही कि बेशक। खुद को बटोरो और चल पड़ो, एकला चलो रे, जो हाँ टैगोर जी की कहा था। तो और हाँ, मुझे पिताजी की शिक्षा मिली मुझे कि जो आपको पालने में नहीं मिला है ना, वो आप अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते। व्हाट यू डिड नॉट गेट इन योर क्रैडल डोंट कैरी टू योर ग्रेव। यानी समाज से जितना मिला उसको लौटा के जाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। तो बहुत बस शिक्षा से और ठीक बात। खुशी बांटने से यही आप अपना धर्म पूरा कर ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे आप कह रही थी कि
भीतर की करुणा से कविता का जन्म होता है। तो मैं 2 पंक्तियां यहाँ पे अपनी बिल्कुल साझा करना चाहूंगी ऐसे। हाँ जी। बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह तकती है। जैसे एक शिशु का जन्म होता है, बहुत ये आपकी बेचैन बहुत पसंद है। करती है, प्रसव की राह तकती है, जो भीतर कुल बुलाती है, हृदय की वेदना ही है। तो वही वेदना जब निकल कर कागज पे आ जाती है, वो एक ऐसा लगता है कि एक शिशु के जन्म के समान है। आपने सृजन किया है और उस सृजन की खुशी में आप सारे जो आपके दुख हैं आप भूल जाते हैं। इसीलिए इन कवियों को ये एक भगवान की तरफ से, जिसे कहते हैं ना, एडेड एडवांटेज होती है। ये एक गुण है जिससे कि वो अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो आपकी ये तो पंक्तियां सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली है। आपने मतलब जिसको बोलते हैं कैप्चर कर लेना, उसको, उसकी रूह को कैप्चर कर लिया आपने इन पंक्तियों। जी, शुक्रिया। बिल्कुल। जी। ठीक है हाँ जी। कि जैसे आपने कविता बहुत सुंदर गजल सुनाई सुनीता जी, तो जब आप उसको गाती हैं तो मुझे एक एहसास होता है कि आपकी एक शास्त्रीय संगीत की पीछे पूरी शिक्षा है, जिस जो आपको गाने के लिए एक तरन्नुम देता है, एक बहुत, जिसे कहते हैं, एडेड एडवांटेज। तो आपने थोड़ा सा संगीत की शिक्षा के बारे में बताएं। और फिर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, मैं पहले ही बता दूं, मैं पूछना चाहूंगी कि जो आप मोटिवेशनल स्टोरीज अपने यूट्यूब पे डालती हैं, उसमें आपने कबीर के बारे में कुछ कहा था, वो भी आप जी अपनी हाँ, मधुर आवाज में जरूर हमें थोड़ा सा जरूर बताएं। जरूर, बड़ी खुशी होगी गा करके। तो मेरे संगीत के लिए माता जी ने, मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत इन्वेस्ट करना शुरू किया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनको ये लग गया कि मेरी ये बेटी गाने में इसका सुर है, और मेरे दरियाल में काफी लोग गाते हैं। तो उन्होंने जो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है इसमें, जो उन्होंने अपना दिल लगाना शुरू किया, उनकी शर्त एक थी कि कोई तुम गीत या गजल नहीं सीख सकते। अच्छा। जो गुरु जी आएंगे तुम उनसे भजन सिर्फ ही भजन सीखोगे। और जी। हम शाम को जो दैनिक नया भजन ये आए दिन सुनते थे। और आज भी माता जी नहीं है, लेकिन उनके लिए जैसे जब उनका दिवस होता है तो मुझे होता है कि मैं उनके लिए भजन ही कितने भी गा लूं, मेरा मन ही नहीं भरता है। तो उन्होंने ऐसे ही तालीम मिली। लेकिन जो मेन मेरे संगीत में कुछ कह सकते हैं, अगर थोड़ा भी निखार हो, तो उसका पूरा श्रेय मेरे जो गुरु जी श्री रविंद्र जी के, रविंद्र प्रताप जी, उनके उनके सिखाने पर आया। उसके पहले भी मैंने सीखा हुआ था, लेकिन थोड़ा थोड़ा गा लेते थे। मगर उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत की बारीकियां समझानी शुरू की, और आवाज को इस्तेमाल करने का, सुर को समझने का, और बेमतलब को मूर्तियां ना डालना, सलीके से जहां आवश्यकता है वहां करें, तरीके की जहां बहुत नहीं है वहां अनुशासन आदर। की बहुत जरूरत है जी। शासन से। और जी। जो उन्होंने मन लगा करके सिखाया है ना, तो मैं उसके उनके जन्म जन्म से जो भी कहूँ, जितनी बार मुझे कोई भी तारीफ करता है तो मैं हमेशा कहती हूँ ईश्वर ने आवाज दी, सुर गुरु ने दिया, तारीफ मैं सुन रही हूँ। तो लेकिन ये तो सही बात है कि हाँ, ये तो तारीफ उन्होंने तो आपके हिस्से में ही आएगी, बिल्कुल। हाँ, और आवाज तो ईश्वर से मिली। तो इसलिए बस लड्डू मैं खा रही हूँ, लेकिन जो है श्रेय तो किसी और का है। तो उनका नहीं, उन्होंने इतने 4 साल सुनीता दिए जी, हैं। मेहनत आपकी है। जी मेहनत जी, वो आपकी है तो श्रेय आपको ही मिलेगा। और पीछे बड़ों का आशीर्वाद है, वो तो ये देख के ही खुश हो जाते हैं कि हमारा शिष्य इतना अच्छा कर रहा है, हमारी और बेटी इतना उनका अच्छा। गुरु जी का ये कहना था कि बड़े मोती दान करे होंगे तो संगीत मिलता है। तो ये आप समझिए कि उनका जो ये था कि संगीत अगर है, वो हमेशा एक बात कहते थे कि अगर आप साज बजाते हो, हर जगह साज नहीं होता। ईश्वर का ये साज हर जगह है। जंगल में बैठोगे तो मंगल कर दोगे। तो अपनी आवाज पे ध्यान दो, फिर बहुत रियाज करो, मन से रियाज करो, तेल की धार की तरह सुर निकालो। तो उनकी ये सब बातें आज भी, अभी तो वो नहीं सिखाते हैं, और लेकिन अभी भी हैं, उनकी रूहानियत अभी तक हमारे तक पहुंचती है। तो बेशक। उनका इन्वेस्ट किया हुआ जितना भी मेहनत है, वो उसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत जो भी गा पाती हूँ। वो सामने बैठे तो शायद हिम्मत ना हो गाने की। वैसे वो वैसे हर गुरु अपने शिष्यों में सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता ही है। रहते हैं, बिल्कुल। और ये रहता है कि एक रूहानियत रहती है। संगीत की कैसी रूहानियत है, आप देखिए, कोई भी आप स्पिरिचुअल कोई भी आप पंथ देख लीजिए, बिना ईश्वर के पास पहुंचने का एक जो एक जरिया है, वो बहुत सारी और चीजें भी, लेकिन संगीत से तो आपका कनेक्शन ऐसा बैठता है कि क्या बताएं। तो बस यही होती है कि एक रूहानियत जो हमारे घर में, एक स्पिरिचुअलिटी भजन का, और जो एक संगम हमेशा रहता था, एक माहौल रहता था, उससे वो एक लगाव अभी भी लगता है। शाम को होता है तो मैं शाम को अपने भजन गाती ही गाती हूँ। तो क्या अभी भी अच्छा लगता है मुझे।
मैं कुछ आपसे कह रही थी, मुझे कुछ आप कबीर के बारे में, जो आप बहुत सुंदर गा रहे थे, बहुत ही अच्छा, हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज वो मधुर मधुर पहुंचे, और बहुत धन्यवाद। फिर आपको वो यूट्यूब पे ढूंढे और आपकी स्टोरी सुने, मैं ये जरूर, चाहती मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि यूट्यूब की भी शुरुआत ऐसी रही, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है, कविता जैसे एक अपना सशक्त माध्यम है, कहानी एक ऐसा माध्यम है, बड़ी से बड़ी बात एक छोटे से बिंदु में आप उनको पहुंचा सकते हैं। अब बहुत गहरी लाइफ की फिलॉसफी हो, दर्शन हो, या आपको किसी को शिक्षा देनी है, तो आपको सीधे सामने किसी को भी प्रीचिंग सुनना ज्यादा पसंद नहीं आता, मगर आप एक छोटी सी कहानी कह के छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको निष्कर्ष निकालना, उसको अपने आप तोलना, सब समझ में आ जाते। तो बच्चों की हमेशा इस रास रहती थी, और शायद क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ड्रामेटिक बैकग्राउंड से, उनका ड्रामा बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया एक्टर थे वो। त्रिवेणी कला संगम है इलाहाबाद में, जी और जी। वहां पे आज भी उनके शागिर्द मौजूद हैं। तो उनसे हमने जो देख देख के सीखा, वो कहानी कहने का अंदाज ही अलग था। तो शायद मैं तो उसका 100वां भाग भी नहीं प्रस्तुत कर पाती, मगर बच्चों को बहुत पसंद आती थी। और जो बच्चे 7-8 साल पहले निकल चुके, उनकी फरमाइश होती थी कि आप कहानी सुनाइए। अब समय तो है नहीं बैठने का, तो यूट्यूब पे डाल दिया और बच्चों ने देख लिया। बहुत अच्छा और किया, अब तो और भी बच्चे सब देखते हैं जी। बहुत अच्छा और ये भी किया। हो जाता है कि हाँ जी, और उसमें जो मेरा जो अंदर से हिडन एजेंडा सिर्फ एक है, कि अपने देश के संस्कार, अपने देश की संस्कृति जिसको भूलते जा रहे हैं। हैरी पॉटर की आंधी में आज का बच्चा कबीर, नानक, मीरा नहीं जानता। उसको उसके तक अगर प्यार से अगर मैंने ये छोटी छोटी चीजें पहुंचा दी, तो शायद उनको लगने लगे कि कुछ ढूंढिए, कुछ जानिए। और मैंने कभी किसी भी अपने वीडियो में नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे चैनल को बेल दबाएं, नथिंग, बिकॉज अगर पहुंच रहा है, उनके दिल तक पहुंचेगा तो खुद लौटेंगे। खुद और लौट, ये होता भी बिल्कुल ही। तो मैं बच्चे आपको कबीर का बच्चे बस तो ये है कि बच्चे लौटेंगे ही, पूनम भी आपके चैनल पर बार बार लौट के जाती है। थैंक यू सो मच। तो मेरा ये जो है कबीर जी का है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जी और बहुत सुंदर है। इसमें तो वो गहन बात है, अनहद नाद की बात है। तो मैं थोड़ा सा ये बेस ले रही हूँ, फिर मैं आपको सुना देती हूँ बिल्कुल ही। झीनी बीनी चदरिया, काहे कताना, काहे की बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, पिंगला पिंगला कानांगरनी, सुख मन तार से दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आठ कमला डाला चरखा डाले, 5 तात गुना तीनी चदरिया, ताई को बिनते मास गस लागे, ठूक ठूक के बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली तीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सुंदर, बहुत सुंदर। किसी बहुत एक पहली रेडियो आर्टिस्ट का गाया हुआ है, मुझे आज तक वो ओरिजिनल नहीं मिल पाए, मगर मैंने इतना साथ साथ के सीखा था, और जो भी जिन्होंने भी गाया था, कंपोज किया था, दिल से उनके लिए शुक्रिया निकलता है।
कि कितना सुंदर गाया। आज तक मैंने झिनी झिनी का इतना सुंदर कॉम्पोजिशन नहीं वर्जन सुना। बिल्कुल। शायद मैं उसके लिए कुछ निभा पाई कि नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं, तो बहुत बस, बहुत अच्छा गाया, बल्कि मैं तो कहूंगी कभी आप मेरी गजल भी हाँ गाएं। जरूर। जी। मेरा ज़हे नसीब, बिल्कुल बड़ी खुशी होगी कि आपकी गज़ल गाने का मौका मिले। और आप तो हमेशा छंदबद्ध लिखती हैं, क्योंकि मुक्त छंद में एक दिक्कत आ जाती है कि वहाँ से लय और ताल टूट जाता है। जी। जो छंदबद्ध होता है उसको तो गाना बिल्कुल होता है, बड़े आराम से गाया जा सकता है। तो ज़रूर मेरी इच्छा रहेगी कि वो किया जाए। जी, मैं लीजिए, चलिए हम अब पहुंच रहे हैं अपने, जैसे कहते हैं, इस संवाद के अंतिम चरण में, और मैं चाहती हूँ कि आप जो समाज के लिए कर रही हैं मातृशक्ति के माध्यम से, आप जो उसके लिए कर रही हैं बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के माध्यम से, और जो इंग्लिश के लिए कर रही हैं करेक्टिव क्रिएटिव मेथड्स के माध्यम से, और कुछ आपकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में, ये 4 बिंदु में आप एक एक करके बताएं। तो पहले कुछ प्रकाशित पुस्तकों के बारे में शॉर्ट में हम बात करते हैं, आप बताएं। जी। एकल तो मेरे कोई प्रकाशन नहीं है, जैसे सामूहिक प्रकाशन होता है, उसमें आहट समय की, उसमें सभी कवियों ने, हम लोग 7-8 लोगों ने मिलकर के अपने प्रकाशन किया। अभी सीक्रेट्स निकला है, सीक्रेट्स में वहाँ मैंने इंग्लिश की पोएम्स कुछ दी हैं, वो भी ऐसे कलेक्टिव प्रोडक्शन है। और इसके पहले एक और था प्रीत के रंग, ये भी एक ऐसे ही कलेक्टिव प्रकाशन था। तो ऐसे 3 पुस्तकें निकली हैं, जिसमें मैंने अपना अपना, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर सामने आता रहे और दूसरों को पढ़ने का मौका मिलता है, तो ये 3 प्रकाशन निकले हैं। ब्लॉग्स में 2 रन करती हूँ, वर्डप्रेस पे एक है जिसको मैं आपको लिंक दे सकती हूँ, जो आप यूट्यूब में नीचे डाल सकती हूँ। और जी। दूसरा ब्लॉगर में है, ब्लॉगर में मैं अपना हिंदी का कई कविताएं लिखती हूँ, और वर्डप्रेस में अंग्रेजी का सामान रखती हूँ, लेकिन ऐसा कोई रेखा नहीं है। दोनों जगह भी मैं यूज कर लेती हूँ, ताकि मेरा सामान किसी भी जगह हमें डायरी के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। कहीं पे भी बैठे तो आप अपनी कविताएं अपने आप के हाथ में हैं। तो कविताएं हैं, लेख हैं, कहानियां हैं जो मैं डालती रहती हूँ। तो ये है कहानियों की श्रृंखला अभी जो शुरू की, तो अपने चैनल पे, मेरे ही नाम से चैनल है, सुनीता राजीव के नाम से। और बच्चे भी, बड़े भी, मित्र भी सुनना पसंद करते हैं, और उनके प्रोत्साहन की वजह से, आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मुझे लगता है कि अगर ये, मैं शायद ठीक दिशा में चल रही हूँ। 8 या 9 मिनट में या 12 मिनट में अगर एक कहानी प्रस्तुत हो जाए और एक उत्कंठा जागृत हो जाए कि विक्रम निताल के बारे में उन्होंने कहा, तो क्या क्या कारण है हम भी कुछ ढूंढने की कोशिश करें, या अगर रैदास के बारे में कोई अनजानी चीजें बताएं, या कबीर जी के बारे में बताएं, तो जरा हम फाइंड करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें। तो ये प्रयास है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो आप, पूनम जी, ऐसा है कि हमारे करिकुलम्स में कहीं पे भी इसकी कोई पुस्तक नहीं है। अगर अब तो कुछ आने भी लग गई हैं फिर भी, लेकिन जिस समय से मैं इस पर काम कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर पांडे ने ही भेजा था एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के 3 दिन की वर्कशॉप में। और आप यूँ यकीन मानिए कि जो हमारे ट्रेनर आए थे, टिम गेरिश, यूनाइटेड किंगडम से, उन्होंने तीसरे दिन कहा था कि आप में से अगर सभी लोग उठ के चले जाएंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो आपको पूरी छूट है कि आप यहाँ से उठ के चले जाएं, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो आप मानेंगे, हम लोग 16 लोग थे पूरे इंडिया से, हम में से एक भी व्यक्ति वहां से उठा नहीं। और हमने उसको बकायदा, जिसको बोलते हैं 3 दिन में ये सीखना कि चाइल्ड सेफ्टी अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज है क्या, उसके साइंस क्या है, कैसे पहचानी जाए, उसके लिए अगर पहचान ली जाए तो उसके लिए एक्शन के लिए जाए, स्कूल के टीचर की हद कहाँ तक है, वो किसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, और बच्चे को कैसे तैयार किया जाए। सबसे मुश्किल काम है कि बच्चे को तैयार किया जाए। और जिस समय मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम शुरू किया, तो अपना फेसबुक पे एक साथी पेज भी बनाया, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा अपना पोस्ट करती रहती हूँ, जो भी हमें वीडियोस मिलते हैं। और मैंने कई वर्कशॉप्स इसी बात पे की हैं, और कई स्कूल आमंत्रित करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना ये मुश्किल काम है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे स्कूल में हमें फ्री, जिसको बोलते हैं फ्री प्ले मिलता है अगर आप कुछ नया करने चले। तो जितने सब्स्टिट्यूशन पीरियड होते थे, हमारी उस समय के हेडमिस्ट्रेस में संजू गुप्ता मुझे वो सब्स्टिट्यूशन पीरियड देती थी, मैं प्राइमरी के बच्चों को जाके सिखाती थी। प्री प्राइमरी में तो मैंने सारे टीचर्स के साथ में शेयर किया, और वो इतने प्यारे हैं कि उन सब ने वो बढ़िया से सीख भी लिया, और अब वो सिखाते भी। उसी पे वर्कशीट बनाना, ये सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि कोई रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल ज्यादा नहीं है नहीं, मैंने लेकिन कम। मैंने आपका स्टेज बच्चों के लिए भी देखा, जो आपने गुड टच और बैड टच का किया, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनीता जी। बच्चों को मालूम होना चाहिए, बच्चा उस बात मालूम को कह नहीं पाता है किसी से, तो वो अगर उसको ये मिल जाए कि कोई उसको समझ आ जाए कि व्हाट इज गुड समझ टच, आता है। व्हाट इज बैड टच। और तो देखिए, कीप क्वाइट की जनरेशन जो शुरुआत में रही, वो बच्चा ऐसा क्वाइट हुआ ना, उसको अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसे कहना नहीं आता, वो हम्म। कैसे रीच आउट करे, किसके पास जाए, किसको बोले।
है ना, हर बच्चा हर बच्चा अपने पेरेंट्स से उतना फ्री नहीं होता, फ्री नहीं। और वो कहीं ना कहीं वो सहम के ये रह जाता है कि शायद मेरे से कुछ गलती हुई है, मैं किसी को कहूँ तो क्या होगा। तो ये इसके लिए बच्चों को तैयार करना एक बहुत बड़ा एक अपने आप में काम होता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन तो वन ऑफ माय मिशंस है, आउट ऑफ द 2-3 मिशंस दैट आई हैव। तो उनमें से इस मिशन पे मैं काफी मन से काम करती हूँ, और अभी रिसेंटली भी जहाँ भी मुझे स्कूल को आमंत्रित करता है मैं जरूर करती हूँ, और उसके जो भी रिसोर्सेज होते हैं शेयर करती हूँ, ट्विटर पे भी शेयर करती हूँ, ताकि जो भी अपने फील्ड में करना चाहे। दूसरा, क्लाइमेट एक्शन एक ऐसा बहुत प्रिय है, क्योंकि हमें ट्रेन किया गया था क्लाइमेट रियलिटी के, अल्गोर के क्लाइमेट रियलिटी कॉप्स के द्वारा। तो 2019 में जब ये ट्रेनिंग मिली क्लाइमेट रियलिटी लीडर की, तो अगले साल मैंने मेंटरशिप के लिए अप्लाई किया, जिसकी दोबारा से ट्रेनिंग मिली, और उसी के अंतर्गत मैंने 23 लाइबेरिया के 23 यूथ को ट्रेन किया लास्ट ईयर, और अपने स्कूल के तो सभी बच्चों को, सारे टीचर्स को, सब पेरेंट्स को, सबको कवर किया है। सब यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर और सबके अंदर ये एक अंदर से रियलाइजेशन आना जरूरी है कि दुनिया की बात या दुनिया को सुधारने का जिम्मा सरकारों का नहीं है, हर व्यक्ति का है। और इसी के लिए मैं फिर गीत लिखती हूँ, वही कविता आती है ना हमारे सामने। तो इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड जस्ट फॉलो द एसडीजीज, यानी दुनिया को चेंज करना है तो बस एक काम करो, पहला कदम तुम खुद से लो और फिर शुरुआत करो। You will see that people will follow happily. You will change your lives and their destiny. दुनिया को चेंज करना है तो बस एक काम करो, पहला कदम तुम खुद से लो और फिर शुरुआत करो। तो बच्चों को ही मजा आता है इस तरह के सॉन्ग्स में, अगर मैसेज मिल जाए मजा आता है। तो मैं म्यूजिक को, कविता को, गाने को, सबको यूज करती हूँ, ताकि वो स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज बड़ी स्ट्रांगली हो जाए। और वो स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज अगर आपने 2 को भी इंस्पायर कर दिया, तो वो 2 आगे भी 200 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। टोटली तो ट्रू। इसकी बिल्कुल क्लाइमेट एक्शन पे बहुत काम करती हूँ। मातृशक्ति का ये है, क्योंकि अभी जो मेरे संपर्क में जितने प्रोफेसर्स वगैरह थे, तो उन्होंने एक बात हमें कही कि जो लड़कियां हम्बल बैकग्राउंड से आती उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। तो हम जो ये मातृशक्ति के जितने भी हम सत्र करते हैं, उससे कॉलेज गर्ल्स को ज्यादा इंक्लूड करते हैं। और प्लस ये भी जरूरी है कि आज के समाज में जो वैल्यूज का विघटन हो रहा है, जो आप आंख से देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चे शान से महसूस करते हैं फटी हुई जीन्स 3,000 की ज्यादा से खरीद के पहनने में। आवरण का वो जो संस्कार है वो नहीं है। हमारे बच्चे वेस्ट के आंधी में इतने बहते चले जा रहे हैं कि उनको अपने देश तक लाना, संस्कृति तक लाना, इसके लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता है। माताओं को ये कहना कि भाई आपके हाथ का भोजन ज्यादा जरूरी है, जोमेटो और स्विगी का नहीं, ये कहना और इन बातों के ऊपर जोर देना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना अपने समाज के लिए, उनको संबल बनाना, इसके लिए मातृशक्ति में मैं काम करती हूँ। तो इसके लिए समय भी लगता है, और आपका भी आशीर्वाद मिला है मातृशक्ति को। और आपने कितने धैर्य से बैठ के एक एक लड़की की कविता को सुनकर कैसे कितनी सुंदरता से विवेचना करके उनको प्रोत्साहित किया लेखन के लिए। क्योंकि देखिए, समय तो वो वीडियो पे बिताएंगे, मोबाइल पे बिताएंगे, उनको खुराक क्या खानी है। अगर आपने उसके लिए सुंदर एक, जहाँ पे गंगा जल परोस दिया ना, फिर वो क्यों नलके का पानी पिए। तो हमें बस उनको गंगा जल परोसना कि भाई ये देखो, ये संस्कार है हमारे, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के लोग हैं। इस देश की संस्कृति वो है जो सिर उठा के चलती है, जहाँ पे स्त्री को संबल माना जाता है, शक्ति माना जाता है, वही बनो। तो अपने आप को इतना कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं। और इंग्लिश भी इसीलिए मैं प्रचार प्रसार करती हूँ, बिकॉज आज के समय में अगर आपको एक करियर की अगर हम बात करें, पर्सपेक्टिव की बात करें, तो उनका एक बेसिकली कहीं पे ये वीकनेस ना आ जाए। तो मुझे तो वही मैंने आपसे बताया ना, बैकग्राउंड यही है कि अंग्रेजी को इस्तेमाल ऐसे करना है कि खुद को सशक्त करना। तो भाषाओं में तो कोई द्वेष है ही नहीं, भाषाएं तो बहनें हैं, तो हमें बस वो दोनों को साथ लेके चलना, ये बात। बिल्कुल सही बात कही सुनीता जी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की अपनी जगह है, और अंग्रेजी हमारे लिए एक टूल है जिसके लिए हम कैरियर के लिए और टूलिंग, हालांकि हिंदी भी अब पूरे भारत में और विश्व में बोली जाती है और समझी भी जाती है। तो खैर मैं अब इसमें आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। आपको बहुत से सम्मान मिले हैं देश में विदेश में, और बहुत आप काम कर रही हैं। तो अब जैसे आप इस शिक्षा के क्षेत्र से आप रिटायर होती हैं या सेवानिवृत्त होती हैं, तो आपका
क्या एम है आगे करने का, क्या सोचा है? और एक प्रश्न ये है, मेरे आखिरी प्रश्न का एक भाग ये है, और एक भाग क्योंकि आपसे बात करने का जो लोभ है वो संवरण नहीं कर पा रही हूँ प्रश्न पूछने का, तो क्योंकि बहुत सी बातें हैं आपके लिए, तो एक साक्षात्कार काफी नहीं रहेगा, बहुत सी बातें करनी पड़ेंगी, फिर आगे करेंगे। लेकिन आखिरी बात ये कि आप हमारे बच्चों को जो पढ़ा रही हैं टीचर्स, उनको खासकर हिंदी की टीचर्स को, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हिंदी की टीचर्स अपने बहुत एक जैसे कहते हैं खाना पूर्ति ना करे, और उसके अंदर खुद भी स्वाभिमान वाली जैसे कहते हैं अनुभव हो, फीलिंग आए, और बच्चों को भी उसी से पढ़ाएं। तो ये दो चीजें क्या कहना चाहेंगी उनसे, और एक अपने आगे का आपने क्या सोचा है? बिल्कुल। तो आगे के लिए अगर ईश्वर ने साथ दिया, जीवन दिया और संभावनाएं सारी साथ साथ में रही, तो बिल्कुल इच्छा, मैंने आपसे कहा कि मेरे मिशन 3 बिल्कुल क्लियर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए तो काम करना है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म चीज है। आपने एक बार एक बच्चे को या ग्रुप को सिखा दिया तो दैट्स इनफ, उसको हर रोज कराने की आवश्यकता नहीं। दो चीजें जो ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, रीचिंग आउट टू चिल्ड्रन, ताकि उनके जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव और स्ट्रेस है उसको किस तरह से हम हल्का कर सकते हैं, किस माध्यम से, और उनको ओपन अप करने की जो एक ब्रिजिंग ऑफ द गैप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट, ये एक बहुत बड़ा आपको गैप दिखेगा। भुक्तभोगी हम लोग जब खुद होते हैं, या हम खुद कुछ गलतियां कर चुके होते हैं, जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं ना, तो मालूम है कि यहाँ हमारे को कुछ खड्डा मिला है, तो वही व्यक्ति दूसरे को आगाह अच्छा कर सकता है। तो मेरा ये भी है कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में जो ब्रिजिंग गैप मैं कर सकूं अपनी ट्रेनिंग्स के द्वारा, पेरेंटिंग वर्कशॉप से। अंग्रेजी के लिए काम करना ही है, क्योंकि अंग्रेजी का काम कर तो ऐसा है कि जितने वीकर बच्चे हैं हमारे, वीकर के, मैं इकोनॉमिकली वीकर की बात नहीं कर रही हूँ, भाषा में जो वीक हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, उसके लिए मुझे काम करना है डेफिनेटली। और जो एक मिशन और है, जो कि मेरी एक बड़ी अच्छी अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर मिसेस श्रद्धा पांडे, उनका एक बड़ा नायाब तरीका हिंदी सिखाने का, जिसकी वजह से हिंदी के प्रति रुचि आना, जिसकी वजह से हिंदी के प्रति लगाव होना, मैंने बच्चों में आंखों से देखा है। तो यही एक बात अगर हम अपने बाकी के हिंदी टीचर्स के अंदर ला सके कि हिंदी के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, हिंदी के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए, हिंदी के प्रति श्रद्धा और लगाव पैदा हो जाए, तो हमारा मिशन जो है पूरा हो। और उसके लिए सिर्फ ये करना है कि टीचर ट्रेनिंग जो हमने अब वैसे कर रखा है, लेकिन इसको अब इंग्लिश और हिंदी टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स को ये संबल देना है कि आप इनोवेशन यानी नवाचार को कैसे अपनी शिक्षा में लाएं, कि बच्चों के अंदर भाषा के प्रति, क्योंकि देखिए आप गणित में बात नहीं कर सकते, साइंस में बात नहीं कर सकते, सोशल साइंस में बातें करने के लिए आपको भाषा ही चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, हिंदी चाहिए। अगर जो इनमें मार खाता है, हो सकता है वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो इनमें मार खाएगा वो अपने जीवन में उतना सफल नहीं होगा उसके कंपैरिजन में जिसका भाषा पर आधिपत्य होता है। तो आप चाहे बहुत टॉपर ना भी रहे हो, भाषा पे अगर आपकी पकड़ है, तो आपको नेगोशिएशन आती है, आपको अपनी जिंदगी में रास्ता बनाना आता है, इस पे काम बहुत मन से करना है। तो और इसके लिए तरीके भी ढूंढने हैं, तो ये बिल्कुल मेरा एक एजेंडा है, और ईश्वर ने साथ दिया तो जरूर पूरा होगा, और कर भी पाएंगे। टेक्नोलॉजी का, इसीलिए मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी में पूरा सावी रखती हूँ, ताकि आज के घर बैठे बैठे कितनी दूर तक आप पहुंच सकते हो, किसी देश तक पहुंच सकते हो, किसी व्यक्ति तक पहुंच सकते हो, किसी जाति तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में अपने आप को मैंने पूरा कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं, सीखती रहती हूँ, अभी भी सीखती रहती हूँ, ताकि आगे कर सकूं। बिल्कुल सुनीता जी, हमारी अंतस की तरफ से शुभकामनाएं हैं, अंतस की ओर से, कि आप सीखें, आप सिखाएं, और हमारा परिवार, हमारा जो साहित्यिक परिवार है, हमारे जो स्कूल है, समाज है, और देश और विदेश सब जगह आपके सिखाने से लाभान्वित हो, और संस्कार उनमें रोपित हो, पुष्पित पल्लवित हो। तो मैं बिल्कुल आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ, और अंतस के माध्यम से आपकी जो बातें हैं सब तक पहुंचे। मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो लोग पहुंचे, आपको सुने और सीखें, और कहीं कोई अंदर जिसे कहते हैं गांठ हो, कहीं वो गांठ आपको सुनने से खुल जाए, तो ये बहुत बिल्कुल आपके जिसे कहते हैं कि इस साक्षात्कार का जो उपयोगिता है तो सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। भविष्य में फिर कभी दोबारा आपसे बात करेंगे, चाहेंगे कि और भी आपसे बातें करें, क्योंकि काफी जो जिसे कहते हैं ना क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं हमारी बातचीत में, मुझे ऐसा लगता है। और
एक बार मेरा हृदय से आभार आपके लिए है, क्योंकि एक मंच प्रदान करना, जो आपकी अपनी रीच बहुत दूर तक है, एक मंच प्रदान करना, एक ऐसा आयाम लाना और इस तरह के प्रश्न लेकर के वो मंथन करना जिसकी आवश्यकता समाज को भी है। और वही होता है, जैसे आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे आपको मुझसे मिले, ऐसे आदान प्रदान से ही तो समाज के अंदर वो बात आ सकती है जो कि बात भारत में पहले थी और अब फिर से लौट रही है, मुझे दिख रहा है, और आगे आ भी सकती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंतस का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अंतस से अंतस तक की श्रृंखला में हम अगली बार फिर किसी नए बहुमुखी प्रतिभा से मिलेंगे और आज की तरह उनसे संवाद करेंगे, नया सीखेंगे, नई बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और सुनीता जी के से अपने प्रतिक्रियाओं द्वारा बात करें और ये वीडियो औरों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। मैं पूनम माटिया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अंतस की ओर से। हम फिर मिलते हैं जल्दी ही।